हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। तो हम देख रहे थे क्लास 12 के सब्जेक्ट फिजिक्स के टॉप 30 क्वेश्चंस। तो उसी का ये जो आज देख रहे हैं वीडियो पार्ट सेकंड है। और इससे पहले हमने पार्ट वन में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस बार आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% आने के उनके चांसेस है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो है व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत। पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, 2012-13 में आया है और उसके बाद भी 3-4 साल बाद क्वेश्चन आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं पिछले 5 साल और 10 साल के जो बीच के पेपर हैं उनके मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं में से ज्यादा चांसेस रहते हैं आपके एग्जाम में आने के। तो पहला क्वेश्चन है व्हिटस्टोन किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हिटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि व्हिटस्टोन सेतु क्या होता है, एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए एक सिद्धांत है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि क्या है ये। इसका आविष्कार व्हिटस्टोन ने किया था, उन्हीं के नाम पर इसे व्हिटस्टोन सेतु कहा जाता है या कहते हैं। इसमें चार प्रतिरोधों पी क्यू आर तथा एस को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक एबीसीडी चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज के विकर्ण ए व सी के बीच एक सेल ई तथा प्लग कुंजी K1 लगाते हैं तथा विकर्ण बी व डी के बीच एक धारामापी G व प्लग इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। इस स्थिति में सेतु संतुलित कहा जाता है। संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अगर ये क्वेश्चन आपका एक नंबर में आता है तो सिर्फ आपने इतनी डेफिनेशन लिखनी है, और अगर ये क्वेश्चन आपका आता है लॉन्ग में तो आपने पूरा लिखना है। ठीक है, अब सूत्र की स्थापना कैसे करनी है, तो पहले तो आप ये देख लीजिए इसका चित्र, यानी किस तरह से आप देखो यहाँ पे जो प्रतिरोध दिख रहे हैं आपको पी क्यू आर, ऐसे आपके चार प्रतिरोध होगा। ठीक है, इनको किस तरह से जोड़ना है पूरा आप यहाँ पे इसका सर्किट देख रहे हैं। तो सूत्र की स्थापना करने के लिए यहाँ पे जो लैंग्वेज इसको आप पढ़ लीजिएगा, बाकी इसके बाद पूरा यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट निकल जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। यहाँ पर आपका समीकरण दो, जब आप समीकरण एक और दो की तुलना करेंगे या भाग देंगे तो पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस आ जाएगा, और यही क्या है, सेतु के संतुलन की शर्त है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन व्हीटस्टोन सेतु। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और उससे पहले कि जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। सिंपल आपने टेलीग्राम पर जाकर के कंपोज सर सर्च करना है और आपको चैनल मिल जाएगा, और सिर्फ आप उसमें ज्वाइन हो जाना है और आपको ये सारी पीडीएफ और इसके अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी है सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे टेलीग्राम पर भी। अगला प्रश्न है विभव मापी का सिद्धांत परिपथ चित्र खींचकर समझाइए। इसकी सुग्राहिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, इसे आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहते हैं, या फिर विभव मापी का सिद्धांत समझाइए। तो पहले हम विभव मापी को देखते हैं क्या है। तो विभव मापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने का एक यथार्थ उपकरण है। ठीक है, बाकी सिद्धांत आप इसमें खुद पढ़ेंगे, बाकी इसका जो डायग्राम है उसको आप अच्छे से देखो, मेन डायग्राम है और उसकी डेफिनेशन वो चीज क्या है, इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको मार्क्स मतलब अगर 4 नंबर का है तो आपको 2.5 से 3 नंबर इजीली मिल जाएंगे, सिर्फ आप अगर इतना काम करके आते हैं तो। बाकी सिद्धांत आप यहाँ से पढ़िएगा, बाकी वीडियो रोक करके। ठीक है, और बाकी आपने नोट्स वगैरह तो ऑलरेडी बना रखे हैं, आई नो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी या आपके स्कूल में ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको तैयार करा दिए गए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप इसका सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं, बट मेन जो इस वीडियो का मकसद है वो है आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहुंचाना है कि कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बाकी सॉल्यूशन आई नो आप लोगों के पास नोट्स बहुत अच्छे से बने हुए हैं। तो ये पूरा विभव मापी का है, तो विभव मापी को आप आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये विभव मापी वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से इस बार कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है और मोस्ट 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 इंपोर्टेंट कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कहा है दो सीधे समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए तथा 1 एम्पियर धारा की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पे एम्पियर का नियम इसका तो बोल रखा है ऑलरेडी कि वहां देखना है, तो हम एम्पियर का नियम और बायो-सेवार्ट का नियम, ये दोनों नियम ऑलरेडी आपने शॉर्ट वीडियो में देख लिए हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में बना करके लिखेंगे कि माना दो लंबे समांतर व सीधे चालक तार ए बी व सी डी निर्वात यानी वायु में पास पास कागज के तल में रखे हैं, जिनमें क्रमशः I1 व I2 एम्पियर की धाराएं हैं तथा तारों के बीच की दूरी r मीटर है। अब बायो सेवार्ट के नियम अनुसार क्या होता है, बायो सेवार्ट का नियम क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे हम उसके नियम अनुसार ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा B1 म्यू नॉट अपॉन 2 बाई डॉट हो जाएगा I1 अपॉन r न्यूटन एम्पियर मीटर, जो कि इसका मात्रक होता है।
ऐसे ही आप इस पूरे को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमें इसमें दो चीजें पूछी है ना, एक तो हो गया कि एम्पियर का नियम क्या है, फिर उसके बाद बोला है दो सीधे समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो हम ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ से आप देख पा रहे हैं, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक हो गया, ये पूरा इसका डायग्राम है। आई होप कि ये आप पूरा याद कर लेंगे। एम्पियर की परिभाषा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यदि वायु अथवा निर्वात में परस्पर आर दूरी पर रखे दो सीधे समांतर धारावाही तारों में विद्युत धाराएं क्रमशः I1 व I2 प्रवाहित की जाए, तो तारों के बीच प्रत्येक तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F/L बराबर 2 गुणा 10⁻⁷ I1 I2 अपॉन R। ठीक है, और अगर हम एक एम्पियर की बात करें तो एक एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर दूर रखे दो लंबे सीधे व समांतर धारावाही तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो ये क्वेश्चन देखा, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 10, 12, 14 दो साल बार रिपीटेड है। तो चित्र देख लीजिए इसका किस तरह से बनना है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं बी हो जाएगा, इधर आपका डीएल हो जाएगा। आंशिक क्षेत्र जब हम लेते हैं तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। जब किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वृत्ताकार कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान होता है। बाकी इसके बारे में जो इसकी रचना है, तो इसमें देखो आप क्या लिखा है, माना एक तार को मोड़कर आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई। ये तो आप जैसे डायग्राम देख रहे हैं ना, वैसे आपने इसको बना करके लिख देना है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बाकी आप यहाँ से देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो डी वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी वेक्टर एल इंटू वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ऐसे ही अदिश रूप में हो जाएगा। ये ऊपर हो गया आपका सदिश रूप में, नीचे आपका अदिश रूप में है, तो दोनों लगभग सेम है। तो उसके बाद आप ये पूरा पढ़ करके, ठीक है, और इसका जो डेरिवेशन है इसको आपने जरूर अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका हो पाएगा। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो ये जितने आपके क्वेश्चन डेरिवेशन वाले हैं इनको मैं अलग से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और अभी देखो इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके जो टॉप 30 क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले आपको दे दूं। ठीक है, उसके बाद जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है उनको मैं अलग से आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा दूंगा। तो इसमें है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन एन आई अपॉन 2 आर। ठीक है, और उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, समझाइए कि गैल्वेनोमीटर को धारामापी के रूप में कैसे बदला जा सकता है। तो क्वेश्चन आपका 2012-14 में और 2015 में आ चुका है। और उससे पहले हम क्या समझ लेते हैं इसका डायग्राम। डायग्राम में जैसा आप देख पा रहे हैं धारामापी है, और इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं क्या कि इधर आपका I माइनस आई जी हो जाएगा, यानी आई से लेकर के आई जी तक। इधर एस आपका क्या लगा है, शंट, फिर धारामापी है, जी हो जाएगा आपका आई जी गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रूपांतरण कैसे करते हैं। तो माना गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध Rg है तथा यह Ig धारा से पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। माना हम इसे 0 से I एम्पियर प्रवाह वाले धारामापी में बदलना चाहते हैं। इसके लिए हमें इसके समानांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध S यानी शंट ऐसा जोड़ना होगा कि जब इस संयोजन से I धारा प्रवाहित होती है तो गैल्वेनोमीटर से Ig धारा प्रवाहित हो तथा शेष धारा शंट S से होकर गुजर जाए। ठीक है, तो आई से आई जी, आई माइनस आई जी हो गया, इंटू एस हो गया, आई जी इंटू आर जी। अभिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका एस। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका आई जी इंटू आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। तो इसके बाद चल कुंडली का धारामापी, इसको आपने नहीं देखना है, सिर्फ ऊपर था कि हमने किस तरह से चेंज करना है। अगला प्रश्न है, नर्म लोहे तथा स्टील के चुंबकीय गुणों की व्याख्या, या फिर है कि नर्म लोहे तथा स्टील के गुणों में अंतर बताना है। तो इसको देख लेते हैं क्या क्या अंतर होता है। नर्म लोहा तथा स्टील दोनों ही लो चुंबकीय पदार्थ हैं। इन दोनों के चुंबकीय गुणों में कुछ समानता है तथा कुछ विभिन्नता पाई जाती है। पहला है आपकी समानता है, दोनों की अपेक्षिक चुंबकशीलता अधिक होती है। दूसरा है दोनों की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है। तीसरा है दोनों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप घटने पर बढ़ती है। ये तो समानता हो गई। अब जो भिन्नता है, तो नर्म लोहे का चुंबकत्व तथा विचुंबकन दोनों आसान होते हैं, जबकि स्टील का चुंबकत्व तथा विचुंबकन दोनों कठिन होते हैं। दूसरा है नर्म लोहे की शैथिल्य हानि कम, जबकि स्टील की अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही सिर्फ आपको करने हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको नहीं करने हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके एक एक दो नंबर के आने वाले हैं। तो लेंज के नियम अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसमें वह स्वयं उत्पन्न होती है। बहुत ईजी है कि जिसमें वो खुद उत्पन्न हो रही है तो उसी का विरोध करती है। ठीक है, तो ये आपने लेंज का नियम याद रखना है। फिर है दूसरा, किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये आपका हो गया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल,
ठीक है, फिर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली की स्थिति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल किन किन राशियों पर निर्भर करता है? तो इसके लिए आप देख रहे हैं E इक्वल टू होता है माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी से प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में प्रेरकों की संख्या n तथा फ्लक्स फ्लक्स परिवर्तन की दर डी फाई अपॉन डी टी पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों आप, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। तो सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यदि कुंडली एक बंद परिपथ में जुड़ी है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। और अगर हम फैराडे के नियम की बात करें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम की, तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम दिए। पहला जो नियम है उसको हम पढ़ लेते हैं और इसको न्यूमैन का नाम भी दिया गया और इसके नाम से भी जानते हैं। प्रथम नियम क्या है? जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसे न्यूमैन का नाम भी या न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। बाकी इसकी व्याख्या करनी है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरी कुंडली में जो ईएमएफ लगेगा यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत वाहक बल लगेगा वो आपका क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एन डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डेल न्यू फाई एन फाई अपॉन डेल टी। तो इसका आप देख रहे हैं जहाँ एन फाई कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहलाती है, इसका मात्रक वेबर टर्न होता है। एक नंबर का ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि फ्लक्स ग्रंथिकाओं सॉरी विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो इसका आप लिख सकते हैं। अगला है द्वितीय नियम। दूसरा नियम क्या है? और दूसरे नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं कि वो स्वयं उस कारण का विरोध करती है जिसमें स्वयं उत्पन्न होती है, यानी वो खुद उस कारण का विरोध करती है जिसमें वह स्वयं उत्पन्न होती है, लेंज का नियम है। तो यही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। व्याख्या के लिए आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ आपने वही प्रिपेयर करने हैं। अगला प्रश्न है कि 10 ये आपका न्यूमेरिकल है। इसमें कहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 50 फेरों वाले खुली सिरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः 20 माइक्रो टी के क्षैतिज समचुंबकीय क्षेत्र में 50 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय चाल से घूम रही है। याद करना है आपको। पहला कि चुंबकीय फ्लक्स का अधिकतम मान, फिर है प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान, तीसरा है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, ये आपने निकालना है। अब आपको क्या क्या दे रखा है? आर दिया है 10 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में चेंज कर लेंगे 0.1। और फेरों की संख्या यानी एन दे रखा है आपको कितना? 50। बी आपको दे रखा है यानी चुंबकीय क्षेत्र बी 20 मिली टेस्ला। ठीक हो गया। और उसके बाद और इसको जब आप टेस्ला में चेंज करेंगे तो 20 गुणा 10 की घात -3। फिर है आपका ओमेगा या फिर डब्ल्यू जिसको आप बोलते हैं 50 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है। क्लियर है? ये आपको दे रखा है। अब अगला चलते हैं। अब इसमें देखो पहला आपको क्या निकालना है? चुंबकीय फ्लक्स निकालना है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू होता है एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा की 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है तो एन बी आ जाएगा सिंपल। और एन की वैल्यू 50, बी की वैल्यू को 20 गुणा 10 की घात -3 और ए की वैल्यू दे रखी है 3 गुणा 3.14 गुणा 0.1 स्क्वायर। क्या आपने मान रखा? सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0314 डब्ल्यू बी। ठीक है, फिर आपका क्या निकालना है? विद्युत वाहक बल का शिखर मान निकालना है। फॉर्मूला आप देख लीजिए। सॉल्व करना है सिंपल, इसमें कुछ अलग से गुणा भाग तो करनी नहीं है। सिंपल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ई आर एम एस निकालना है। ई जीरो या ई नॉट अपॉन रूट टी होता है फॉर्मूला, वैल्यू दे रखी है, सिंपल सॉल्व कर लेना। और उसके बाद अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहूंगा कि अगर आप ये पूरी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जितने क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों आप सारे ये मोस्ट इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने इग्नोर नहीं करना है और ना ही किसी क्वेश्चन को छोड़ना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं विस्थापन धारा से क्या अभिप्राय है? आपका विस्थापन धारा से क्या अभिप्राय है? तो जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसकी प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित होता है और इस कारण प्लेटों के बीच एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश अथवा विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है
कि जैसे संधारित्र की प्लेटों के बीच एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस आभासी विद्युत धारा को विस्थापन धारा कहते हैं और इसे आईडी से प्रदर्शित करते हैं। विस्थापन धारा सूत्र जो होता है आईडी बराबर एप्सिलॉन नॉट टी फाई ई अपॉन डी टी द्वारा प्राप्त होता है। तो बच्चों इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चन, और बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने क्वेश्चन आपने देखे हैं इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, और आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से मेहनत करते रहिए। ठीक है, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका रिजल्ट, उनका फल उनको बहुत जल्दी मिलेगा और अच्छे मार्क्स आएंगे उनके। ऐसा नहीं है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके नंबर भी क्या आएंगे, खराब आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बच्चे मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट उनका देखने को मिलता है। तो सभी को बेस्ट विशेज अगेन। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आने वाली वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।